चलिए बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है नाम दिया है एस ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं जिनके बारे में हमें बात करनी होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है वो चीज कहलाती है उसका ब्लॉक। और लास्ट इलेक्ट्रॉन के जाने के हिसाब से 4 टाइप के ब्लॉक बनते हैं। नाम देना है एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो है एस ब्लॉक की, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। बेसिकली हमें यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कंपाउंड्स के बारे में देखना है। क्या कहेंगे, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ऐसे 2 ग्रुप बने हुए हैं जैसा कि आप जानते हो। ग्रुप नंबर 1 जिसको हम फर्स्ट ए कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 जिसको हम सेकंड ए कहते हैं। एक तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिस्कस करनी है, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा साथ में। और इसके अलावा फर्स्ट ए में से तो सोडियम के और सेकंड ए में से कैल्शियम के कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। सोडियम के जो कंपाउंड हमारे काम में आते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट वाला, दैट इज वॉशिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। बात की जाए अगर कैल्शियम की, तो कैल्शियम का कंपाउंड आता है CaO, नाम हुआ क्विकलाइन, CaOH होल ट्वाइस, स्लैगलाइन, CaCO3, लाइमस्टोन, CaSO4.2H2O, जिप्सम, CaSO4.12H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक होता है सीमेंट के बारे में। तो ये 2 हैं, एक सोडियम के हैं और एक कैल्शियम के हैं, जिनके कंपाउंड हमें पढ़ने होते हैं, जिनके बारे में एनसीईआरटी ने हमें बताया हुआ है। और बाकी इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी है फर्स्ट ए और सेकंड ए के बारे में। शुरू करते हैं एस ब्लॉक। देखो क्या कहेंगे, एस ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है ब्लॉक कहा है उसे जहां पर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाए। लास्ट इलेक्ट्रॉन का एक और नाम होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। उसके पहले के इलेक्ट्रॉन कहीं भी गए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है वो चीज उसका ब्लॉक कहलाती है। और यहां पर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो ये एस ब्लॉक कहलाएगा। एस ब्लॉक के अंदर एक डिब्बा होता है, और अगर डिब्बा 1 है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, और अगर इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे तो इसके अंदर ग्रुप भी पाए जाएंगे 2। एक तो होता है ग्रुप नंबर फर्स्ट जिसको हम फर्स्ट ए कहते हैं, नाम होता है एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 या फिर सेकंड ए जिसका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स हैं क्योंकि इनका नेचर होता है बेसिक, इनके ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड्स बेसिक टाइप के होते हैं और इसीलिए एल्कली कहा गया। कौन ज्यादा बेसिक होंगे, कहेंगे डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों कहेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये रहा नीचे की तरफ जा रहे हो। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। नीचे वाले बढ़िया बेस हैं। इनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन कहने का मतलब ये भी बेसिक है, और इन्हें गेन किया जाता है अर्थ क्रस्ट, जो जमीन की ऊपर वाली परत होती है वहां से निकाला गया है। तो अर्थ क्रस्ट से निकलने की वजह से इनको नाम देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बगल में कुछ लिखा है जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं, लिखा है एक्सेप्ट बेरिलियम। मतलब बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 का तो एलिमेंट है, पर उसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने डायगोनली पाए जाने वाले एलिमेंट एल्यूमिनियम से मैच करती है, और एल्यूमिनियम से मैच करने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इन दोनों के कंपाउंड्स का टाइप सेम होता है, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और एल्कलाइन का मतलब था कि ये बेसिक होना चाहिए था, पर ये तो एम्फोटेरिक टाइप के कंपाउंड बनाता है। इसी वजह से बेरिलियम 2 ग्रुप का होते हुए भी एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसके कंपाउंड्स का नेचर एम्फोटेरिक टाइप का होता है। तो यहां पर 2 ग्रुप है, जो ग्रुप नंबर 1 था ये ग्रुप नंबर 2 था, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट ए है, ये वाला सेकंड ए है। इसका नाम एल्कली मेटल है और उसका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ये बेसिक होते हैं, वो भी बेसिक हैं। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेसिक फर्स्ट ए वाले, क्योंकि इधर की तरफ जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर की तरफ जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उनका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। चलिए
जो फर्स्ट ए वाले हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है NS1, और जो ग्रुप नंबर सेकंड ए है उसका नाम दिया है NS2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अगर एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये लिखा जाएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2, ये एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एस में 1 तो ग्रुप नंबर फर्स्ट और एस में 2 तो ग्रुप नंबर सेकंड हो गया। ये वाले एल्कली मेटल्स थे जो NS1 को फॉलो करते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो कि NS2 को फॉलो करते हैं। कौन कौन आया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम NS1 है। जैसे लिथियम का बनेगा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर सभी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब इन सबके ऊपर कौन सा वाला चार्ज स्टेबल होगा? +1, तो ये +1 चार्ज दिखाते हैं। बेरिलियम की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन बना 2s2, मैग्नीशियम बना 3s2, अगला 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। सभी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब सभी के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होगा? +2, तो यहाँ पर +1 स्टेबल है और वहाँ पर स्टेबल होता है +2। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ NS1 मतलब S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन था मतलब ये अनपेयर्ड था। अनपेयर्ड था तो मतलब इनका नेचर कैसा था? पैरामैग्नेटिक। जब यहाँ पर बात की तो मैंने कहा कि इनका कॉन्फ़िगरेशन NS2 टाइप का है। S में 2 हैं मतलब पेयर्ड हो गए, और पेयर्ड हो गए तो इनका नेचर कैसा हो गया? डाया। इनका मेटल पैरा था और उसका मेटल कैसा था? डाया। पर जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जैसे यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो बन गया है वो कौन सी इनर्ट गैस जैसा बन चुका है? दिस वन इज हीलियम। यहाँ पर ये हीलियम जैसा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ अगले वाले में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा नियोन जैसा। मतलब ये तो अब डाया हो जाएंगे क्योंकि +1 इलेंटली 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनके अंदर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये बन जाएगा 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, और सभी पेयर्ड अप होंगे तो इसका नेचर कैसा बन जाएगा? डाया वाला। इधर से चेक करें, ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल है? +2, जबकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल था? +1। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये गायब हो गए और इनके गायब होते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा हीलियम जैसा। ये गायब होते ही ये बन जाएगा नियोन जैसा, और अगर ऐसे बन गए तो फिर से ये डाया हो गए। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, नियोन पे बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, सब कुछ पेयर्ड अप होगा। मतलब इनका तो मेटल भी डाया था और इनका तो आयन भी डाया है, पर इधर वालों का मेटल तो पैरा था पर इनका जो आयन है वो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। तो 2 तरह के होते हैं, इनको नाम दिया जाता है एल्कली मेटल्स और इनको नाम दिया जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सबसे आखिरी वाले जो एलिमेंट हैं उनकी स्टडी से हम बच जाते हैं। सीजियम और फ्रेंचियम जो है इनके बारे में हम इसलिए बात नहीं करते क्योंकि दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव है मतलब इनमें से रेडिएशन इमिट होते हैं। टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। फ्रेंचियम का हाफ लाइफ होता है 21 मिनट, मतलब 21 मिनट्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन पहले के रेस्पेक्ट में आधी रह जाती है। इसीलिए रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनको हम ज़्यादा काम में नहीं लेते, इनकी स्टडी नहीं की जाती। इसके अलावा देखो और क्या कहें, जो सीजियम और फ्रेंचियम हैं इनके बारे में कहा जाए तो ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं पूछता है, तो कहेंगे कि सीजियम और फ्रेंचियम जो एस ब्लॉक के अंदर थे वो लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं। बाकी जो भी बचे हैं वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो वो गैसियस फेज में पाए जाते हैं। हीलियम में क्यों बोल गया? क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 है। 1s2 होने का मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन तो एस में चला गया, तो मतलब उस हिसाब से तो एस ब्लॉक में रखना चाहिए, पर आपने उसको यहाँ रख नहीं रखा। क्यों नहीं रख रखा उसका लॉजिक समझिएगा, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, उस हिसाब से तो वो एस ब्लॉक का ही है, पर 1s2 के हिसाब से जब आप चेक करते हैं तो वो आउटर मोस्ट शेल को फिल कर चुका और वो एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस एस ब्लॉक में कहीं नहीं होती, इसीलिए उसको इनर्ट गैस के साथ रखना होता है और इसी वजह से उसको ग्रुप नंबर 18 में रखते हैं। तो वो ग्रुप नंबर 18 मतलब इनर्ट गैस की फैमिली में रखा हुआ है, इसलिए सबसे आखिरी में पड़ा हुआ है। तो ये जो था वो एस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हमने बनाया। अब प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में बताए जा सकते हैं। देखो शुरू करते हैं सबसे पहले साइज़ के बारे में बात। क्या कहेंगे साइज़? जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो कहते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? जेड इफेक्टिव। लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो खींचने की पावर ज़्यादा होगी, और अगर खींच के रखेगा तो साइज़ छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा हो जाएगा मतलब क्या कहेंगे? एल्कली मेटल्स का साइज़ है बड़ा और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज़ है छोटा, क्योंकि आप जब इधर से उधर जा रहे हो मतलब फर्स्ट ए से जा रहे हो सेकंड ए की तरफ,
तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज कम हो रहा है। तो एल्कली मेटल्स बड़े और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स छोटे होते हैं। जैसे लिथियम बड़ा है और बेरिलियम छोटा है, इस तरह से इधर वाले बड़े उधर वाले छोटे। दूसरा, जब ऊपर से नीचे जाओगे तो कहेंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। शेल के साथ साइज कैसे बढ़ा के दिखाया, जैसे कि बात करें हाइड्रोजन था तो उसमें एक शेल था, लिथियम में 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऊपर से नीचे जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। अब अगर एक शेल होगा तो न्यूक्लियस के पास में रहेगा, 2 शेल होंगे तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, 3 शेल होंगे और दूरी बढ़ेगी, 4 शेल होंगे और दूरी बढ़ेगी, और दूरी जितनी बढ़ती जाएगी साइज उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके लिए साइज की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, इसलिए साइज बढ़ता जाता है। चेक करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम साइज बढ़ रहा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम साइज बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाते हैं। और इधर से इधर जाओगे तो फैक्टर डोमिनेट करता है Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बढ़ेगा, खींचने की पावर बढ़ेगी तो साइज कम हो जाएगी, इधर वाले बड़े और इधर वाले छोटे होंगे। और ये जो जिगजैग पैटर्न में बनाया है ये S ब्लॉक का साइज ऑर्डर है। क्या होता है भाई S ब्लॉक का साइज ऑर्डर, शुरुआत से देखेंगे तो सबसे छोटा होता है बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा है लिथियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो पूरे के पूरे एस ब्लॉक के अंदर नोटिस करेंगे तो जो मैक्सिमम साइज रखने वाला एलिमेंट होता है लार्जेस्ट, वो कौन होता है, सीजियम। और सबसे छोटा एलिमेंट अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा होता है बेरिलियम। तो बेरिलियम का साइज है स्मॉलेस्ट और सीजियम का साइज है लार्जेस्ट। यहाँ पर अगर हम देखें, छोटा है, ये बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये तीनों बड़े हुए और ये तीनों सबसे ही बड़े हो गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ, ये छोटे हैं और ये बड़े क्यों हैं? चेक करना, इनका जनरल कन्फिग्रेशन लिखा रहता है NS1 और उनका जनरल कन्फिग्रेशन लिखा रहता है NS2। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब आपको बॉन्ड बनाना होगा तो क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इनका 1 इलेक्ट्रॉन काम में आएगा और उनके 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसकी वजह से एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। अगर नज़दीक आएंगे तो उसकी वजह से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन तो बढ़ गया। 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना थोड़ा वीक था, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एटम्स नज़दीक आएंगे और नज़दीक आने की वजह से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, और डिस्टेंस कम होगा तो मतलब रेडियस भी कम होगा, इसलिए इनका रेडियस छोटा और इनका रेडियस बड़ा होता है। तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एस ब्लॉक में सबसे लार्जेस्ट होते हैं, और इसी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह दिखाने के काम में इनको लेना होता है। जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ये 3 है। कौन कौन से 3? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इस तरह का जिगजैग पैटर्न है, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सीक्वेंस चल रहा होता है। चलिए नेक्स्ट वन, अगला जो पॉइंट यहां पर लिखा है उसको हमने नाम दिया है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है ज्वाला परीक्षण। ज्वाला का मतलब हुआ आग से। जब इनको हम पाउडर में कन्वर्ट करके आग के ऊपर डालेंगे तो फ्लेम का कलर चेंज होगा, और फ्लेम का जो कलर होगा उसके हिसाब से पहचान किया जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। पाउडर फॉर्म में आप फ्लेम पे डाल दो, या फिर जो है प्लेटिनम का वायर लो और उसके ऊपर इसको लेकर उसको गर्म करो। जब आप इनको गर्म करेंगे तो होगा ये, जब मेटल्स को या उनके सॉल्ट को, जी ये मेटल्स हैं या उनके सॉल्ट हैं, जैसे इनके क्लोराइड वगैरह ले लें, लिथियम वाला ले लेंगे तो LiCl, सोडियम वाला ले लें NaCl, पोटेशियम वाला ले लें KCl, तो इनके क्लोराइड्स वगैरह हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या तरीका है कि जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो ये मेटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है। जो इनके ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप इनको एनर्जी देंगे, उस मिलने वाली एनर्जी की वजह से इनके ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइट होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एक्साइट होकर हायर लेवल पर जाएगा, पर हम जानते हैं हायर लेवल पे कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती। अगर वो स्टेबल नहीं होते तो वापस नीचे की तरफ आएंगे। अब जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे। अगर उनकी जो एनर्जी है, क्या फॉर्मूला एनर्जी का, E = h न्यू, h न्यू = hc बाई लेमडा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ कहीं भी विजिबल रीजन में लाई कर रही है तो उसका कोई ना कोई कलर आएगा, और वो कलर जो है उस फ्लेम के ऊपर दिखाई देने लगेगा।
उस फ्लेम का कलर चेंज होगा और उस फ्लेम के कलर से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा मेटल है। तो हमने फ्लेम के कलर को देखते हुए पहचान की है, इसीलिए टेस्ट को क्या नाम दिया है, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम का कलर चेंज होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक कलर की वजह से पहचाना जाएगा, इसलिए नाम दिया है फ्लेम टेस्ट। पूछा रहता है कौन फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ये रहा। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते क्योंकि उनका आईपी ज्यादा है। आईपी ज्यादा होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा। आईपी ज्यादा होने इसकी वजह से हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखा होगा, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। और अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखेगा तो जो फ्लेम से मिलने वाली एनर्जी है उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुए तो वो अपना कलर नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम टेस्ट एग्जिबिट नहीं करते हैं क्योंकि उनके लिए आईपी की वैल्यू ज़्यादा होती है और बाकी सब अपने अपने कलर दिखा रहे होते हैं। कौन कौन सा कलर, लिथियम क्रिम्सन रेड गहरा लाल रंग, सोडियम गोल्डन येलो सुनहरा पीला रंग, पोटेशियम वॉयलेट बैंगनी रंग, रुबिडियम रेडिश वॉयलेट लाल रंग लिए हुए बैंगनी, सीजियम ब्लू मतलब नीला रंग देगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते और उसका रीजन है क्योंकि उनका साइज छोटा है और उनके लिए आईपी की वैल्यू ज्यादा है। कैल्शियम दिखाता है ब्रिक रेड ईंट जैसा लाल रंग, स्ट्रोंशियम दिखाता है क्रिम्सन रेड गहरा लाल रंग, और बेरियम दिखाता है एप्पल ग्रीन मतलब सेब जैसा हरा कलर। तो ये उनके कलर्स हैं जिनके हिसाब से उनकी पहचान की जाती है कौन सा मेटल होगा, और उसके कलर के हिसाब से देखते हुए पता लगाना होता है, ये तरीका है। जब डी ब्लॉक की बात होगी तो डी ब्लॉक वालों के लिए जो टेस्ट होता है उसको नाम देते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स होता है और बोरेक्स का बीड बनता है, बीड मतलब मोती, और उसके साथ जब डी ब्लॉक के मेटल्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन करके उस मोती उस बीड का कलर चेंज करते हैं, और उस बीड के कलर से पहचान हुई तो नाम दिया था बीड टेस्ट। और जो एस ब्लॉक वाले हैं उनको पाउडर में कन्वर्ट करके हमने जब फ्लेम के ऊपर डाला तो फ्लेम का कलर चेंज हो गया, और फ्लेम का कलर चेंज होने की वजह से ही टेस्ट को क्या नाम दे दिया, फ्लेम टेस्ट। तो ये फ्लेम टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट वन इफेक्ट है जिसको नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके होंगे, आया भी है ये एक जगह कहीं पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसका लॉजिक ये है कि अगर जैसे कि कोई मेटल है, ये हमने मेटल लिया और इस मेटल की सरफेस पर अगर आप जो है एनर्जी गिराएंगे तो इस गिरने वाली एनर्जी की वजह से इसकी सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और वो फ्री होकर निकल जाएंगे। मेटल की सरफेस पर एनर्जी गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के फ्री होकर निकलने वाला जो इफेक्ट होता है उसी को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये कब होगा, कैसे होगा, अगर इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन लगाने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब न्यूक्लियस के खींच के रखने की पावर कम होगी, तो जैसे ही यहाँ से एनर्जी गिरेगी इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे तो उसकी वजह से इसको हम काम में लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने के लिए। कौन जल्दी काम में आएगा, जिनका साइज बड़ा हो। साइज बड़ा होने से क्या होगा, साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होगा। अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन कम है तो उनको निकालना आसान होगा। जैसे ही एनर्जी मिलेगी उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और निकल जाएंगे, और इस तरह से निकालने वाला जो इफेक्ट होता है उसको नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप एस ब्लॉक का साइड ऑर्डर बनाकर आए थे कुछ इस तरह का सीक्वेंस चला था। अगर इस सीक्वेंस में देखोगे तो यहाँ पर आने वाले जो 3 एलिमेंट हैं ये लार्जेस्ट हैं। कौन कौन से, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, जो काम में आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने के लिए। और अगर इन तीनों में भी देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, सीजियम, क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा है। साइज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन उतना कम होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया। क्या कहेंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से कब हुआ था ये इजेक्शन, मेटल सरफेस से तब हुआ जब लाइट जो है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की उनके ऊपर गिरी और उसकी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। सीजियम जो होता है उसका आईपी सबसे कम है, इसी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने के लिए उसकी काम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सीजियम के लिए है। नेक्स्ट वन अगला पॉइंट जो नाम दिया है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। आगे ये चैप्टर आने वाला भी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में, जहां हम बात करेंगे 12th का आपका चैप्टर होता है ये। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वो डिब्बे वाले कंपाउंड, आप देख सकते हैं ये रहे, इस तरह के डिब्बे वाले कंपाउंड जो होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स कहा जाता है।
और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा होती है जिनका फाई ज्यादा हो। फाई क्या होता है भाई? फाई होता है चार्ज अपॉन साइज का रेशो, जिसको हम नाम देते हैं आयनिक पोटेंशियल। पहले भी डिफाइन किया है अपन ने ये बॉन्डिंग में। आयनिक पोटेंशियल यानी फाई होता है चार्ज अपॉन साइज का रेशो। चार्ज ज्यादा होगा तो भी फाई ज्यादा होगा, और साइज छोटा होगा तो भी फाई ज्यादा होगा। और जिनका फाई ज्यादा होता है उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जब आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसके लिए जरूरत कंडीशन क्या है? एक तो फाई ज्यादा हो और उसके बाद डिब्बा खाली हो, क्योंकि डिब्बा खाली होगा तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा। आपने एग्जाम्पल देखा था ब्लू विट्रियोल का। ब्लू विट्रियोल के अंदर जो कॉपर +2 था वो बीच में लगा हुआ था और चारों तरफ से वोटर जुड़े हुए थे, और वोटर अपना लोन पेयर डोनेट करते हुए उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। तो इसीलिए उसके बाद डिब्बा खाली होना चाहिए ताकि वो अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए, और उसको जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखनी होगी। और वो टेंडेंसी तभी रखेगा जब वो दूसरे से लोन पेयर ले तो देने वाले के पास तो लोन पेयर हो और उसके खुद के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या कहेंगे? ये मेटल जो है इनका साइज छोटा है, इनका हाई चार्ज डेंसिटी और वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं। डिब्बा खाली होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल हो, और साइज छोटा और हाई चार्ज डेंसिटी मतलब फाई ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो भी ज्यादा, साइज कम तो भी ज्यादा, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। एस ब्लॉक के एग्जांपल देखें कॉम्प्लेक्स में। मैग्नीशियम जो बनाता है वो होता है क्लोरोफिल, सुना है आपने। आयरन बनाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। क्या कहते हैं? ये बीच में जुड़े होते हैं CMI की फॉर्म में, सेंट्रल मेटल आयन की फॉर्म में, और चारों तरफ से नाइट्रोजन डोनर रिंग्स होती हैं। उन रिंग्स को नाम दिया जाता है पोर पाई रिंग स्ट्रक्चर। और इस तरह से बीच में CMI जो होता है वो नाइट्रोजन डोनर रिंग्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट कर रहा होता है, और इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ में आने वाले कॉम्प्लेक्स, हीमोग्लोबिन, आयरन वाला, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम वाला। और देखो एग्जाम्पल, बेरिलियम फ्लोराइड जब सोडियम फ्लोराइड के साथ कंबाइन हुआ, कंबाइन करके कंपाउंड बनाया, कंपाउंड क्या बना? Na2BeF4। कैसे बना होगा चेक करो। एक सोडियम पे चार्ज +1 है तो 2 के ऊपर कितना आएगा? +2। इधर +2 तो इस पूरे के ऊपर कितना? -2। एक फ्लोरीन पे -1 तो 4 पे कितना? -4। तो बेरिलियम पे कितना आया? +2। चेक करना कैसे आया होगा। इधर +2 इधर -4 तो पूरे पे -2, और इधर की तरफ आ गया +2। ये हो गया। 2 सोडियम थे और BeF4 पे चार्ज था -2, और यहाँ बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना पा रहा है। और कॉम्प्लेक्स बना पा रहा है क्योंकि उसके पास डिब्बा खाली था जिसके अंदर फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया होगा। और देखो, लिथियम का हाइड्राइड, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड दोनों मिले तो कंपाउंड बन के आ गया, दिस वन इज LiAlH4। अगर LiAlH4 में देखोगे तो इस तरह से बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। चेक करो, लिथियम के ऊपर चार्ज लगा हुआ है +1, अगर इस पे +1 है तो पूरे के ऊपर कितना लगेगा? -1। एक हाइड्रोजन के ऊपर -1 है तो 4 के ऊपर आया -4, इधर -4 तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आएगा? +3। +3 और -4 -1, और इधर आया +1। ये रहा, इस तरह से ब्रेक हो गया। तो जिनके ऊपर चार्ज ज्यादा हो, साइज कम हो, हाई चार्ज की डेंसिटी हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो तो वो दूसरे से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो वो जो कंपाउंड बनाते हैं, क्या नाम दिया जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। फाई ज्यादा है फाई ज्यादा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी फेवर करेगी। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट नाम दिया है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखो क्या कहें। कहा जाता है बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। आयनिक बॉन्ड के टाइम पर क्या पढ़ा? आयनिक और कोवेलेंट में हम कहते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है आयनिक की। तो फजान रूल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयनिक का। उससे पहले बात की थी हाइड्रोजन और वॉन डेर वाल में कंपेयर करते हुए, कहा हाइड्रोजन और वॉन डेर वाल में ज्यादा बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वॉन डेर वाल वालों के मेल्टिंग वगैरह कम रहते थे, जबकि हाइड्रोजन वालों के ज्यादा रहते थे। कंपेयर करने का तरीका ऐसा था। अब यहां पर हम किस तरह से देख रहे होंगे, देखना। एस ब्लॉक के मेटल जो होते हैं वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं, जबकि डी ब्लॉक वालों के अंदर जो होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं भाई ऐसे? एस ब्लॉक वालों जो होने कंपेयर अगर करें तो हम क्या कहेंगे, यहां पर तो आए थे एस ब्लॉक के मेटल्स, और उधर की तरफ जाओगे तो वहां पर आएंगे डी ब्लॉक वाले। क्या कहोगे? लेफ्ट से राइट जाओगे, एस ब्लॉक इधर है, डी ब्लॉक उधर है। लेफ्ट से राइट जाएंगे, कहेंगे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम हो रहा है। इनका साइज बड़ा है, उनका साइज छोटा है। अगर साइज बड़ा होगा तो बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, साइज छोटा होगा तो बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उधर वालों के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इनके बॉन्ड वीक बनेंगे। जिनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा। ये ज्यादा हो गए। इसके अलावा देखें,
मेटेलिक बॉन्ड बनाना है तो एस ब्लॉक के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। एल्कली मेटल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उधर जाओगे डी ब्लॉक में तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ रहा है, 4s के साथ साथ 3d भी काम में आ रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्या कहा जाएगा, एस और डी ब्लॉक में किनके ज्यादा होते हैं, डी ब्लॉक वालों के। नेक्स्ट वन कंपेयर करें, फर्स्ट ए और सेकंड ए में देखेंगे तो कहा जाएगा कि जो सेकंड ए है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। चेक करो कैसे कहेंगे। फर्स्ट ए और सेकंड ए में कहा तो हम कहेंगे कि आप इधर से उधर जा रहे हो, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है, साइज कम हो रहे हैं, इनका साइज ज्यादा है, उनका साइज छोटा है। साइज छोटा होगा तो बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये ज्यादा बढ़िया बॉन्ड बना रहा है। फिर से देखो, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, वहां 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से नजदीक आएंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज्यादा होने लगेगी। तो क्या कहेंगे, फर्स्ट ए और सेकंड ए में से सेकंड ए वालों के ज्यादा होते हैं, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। कंपैरिजन करना है तो ग्रुप में क्या कहें, वैल्यू के हिसाब से वैसे तो ऑर्डर जमता है, एक्सेप्शन वगैरह आते हैं उसमें। जनरल तरीका कहें तो देखो क्या कहूं जनरल तरीका ये रहा, मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। उधर की तरफ भी बात करेंगे तो सेम इसी तरह का रहेगा, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा, पहले इसको समझ लें। क्या कहोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो कहेंगे बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है। अगर बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो कहेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो तोड़ना आसान होगा। तोड़ना आसान होगा तो कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी कम होने लगेगा। तो ऊपर वालों के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और नीचे वालों के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। ये सीक्वेंस बनकर आया। उधर भी कुछ ऐसा ही ऑर्डर रहता है। क्या कहते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। एक एलिमेंट जो मैंने बोला पर लिखा नहीं वो था मैग्नीशियम। वो है पैकिंग एफिशिएंसी का खेल। बेरिलियम के बाद आता था मैग्नीशियम, पर वो यहां नहीं आया। मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अपने साइड में सबसे कम होता है, और उसका लॉजिक होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप सीधे से ध्यान रखना कि पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से पीछे रख दिया है, अदरवाइज वैल्यूज से कंपेयर करोगे तो वैल्यूज के हिसाब से भी वो लास्ट में आएगा। तो ये वैल्यूज के हिसाब से एक्सेप्शनल ऑर्डर उसका होता है। बाकी जनरल तरीका क्या कहता है, ऊपर से नीचे जाते हो कहेंगे साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, तोड़ना आसान होगा, और तोड़ना आसान हो जाएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगेंगे। तो हम कहते हैं कि जो छोटे वाले होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और नीचे की तरफ जाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखें, अदरवाइज जनरली ये तरीका काम में आ जाएगा। और फर्स्ट ए और सेकंड ए में कंपेयर करेंगे तो कहा जाएगा सेकंड ए वालों के ज्यादा है। देखो लिखा है सेकंड ए की मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं फर्स्ट ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक तो पहली बात उनका साइज छोटा है और उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा बढ़िया हो जाता है। और अगर एस ब्लॉक के कंपैरिजन में बात करें तो एस ब्लॉक के लोअर मेल्टिंग पॉइंट है देन डी ब्लॉक के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका साइज बड़ा है और उनके अंदर वीक मेटेलिक बॉन्ड बन के आए हैं। इस तरह का लॉजिक दिया जाता है। किसके लिए पॉइंट एक्सप्लेन किया गया, मेल्टिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सेप्शन वाला ट्रेंड डेंसिटी के अंदर जो आता है, ये मैं एक्सेप्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वैल्यूज के हिसाब से जमे होते हैं। बाकी आपको जनरल ट्रेंड ध्यान रखना है, जनरल के हिसाब से एकदम सही है। क्या कहोगे, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा लिख रखा है, मास। क्यों लिखा जरा चेक करें। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर हम कहते हैं ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है। ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक वेट बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो बढ़ तो ये भी रहा है, बढ़ तो ये भी रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। अब कुछ ना कुछ होगा जो डोमिनेट करे। कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम का रिलेशन होता है साइज के साथ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आप नीचे जा रहे थे, साइज बढ़ रहा था। अब अगर साइज बढ़ रहा था तो साइज बढ़ तो रहा है पर साइज के बढ़ने का डिफरेंस कम हो गया। क्यों हो गया, लिथियम, सोडियम शुरुआत में तो साइज बढ़ा, नीचे गए तो बीच में डी वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, शील्डिंग पुअर होती है। नीचे गए तो एफ वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, शील्डिंग और कमजोर हो गई। पता लगा साइज बढ़ा ही नहीं, पता लगा साइज लगभग बराबर सा हो गया। अगर ऐसा इंपैक्ट आने लगा तो साइज लगातार नहीं बढ़ रहा है या कम कम होकर बढ़ रहा है, पर मास में तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं आते।
इसलिए डोमिनेटिंग फैक्टर होता है मास, और डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक वेट बढ़ेगा और वेट बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ने लगेगी। तो क्या कहेंगे, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हो तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन आता है कि टॉप से बॉटम जाने पर हम कहते हैं कि एटॉमिक वेट बढ़ रहा है और एटॉमिक वेट बढ़ने के साथ डेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। कंपेयर करें, देखो कैसे नीचे वालों की डेंसिटी ज्यादा और ऊपर वालों की डेंसिटी कम होगी। नीचे डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब लिथियम का डेंसिटी सबसे कम है और सीजियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जब आप जा रहे थे तो डेंसिटी बढ़ानी है, बस इनको चेंज कर दें, मतलब पोटेशियम को पीछे फेंक दें और सोडियम को आगे फेंक दें। सोडियम आगे की तरफ आया और पोटेशियम पीछे की तरफ आया, देख लो वैल्यू के हिसाब से एक चेंज आ रहा है। क्यों कहेंगे, क्या लॉजिक है, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, जरा समझना। लिथियम का कन्फिग्रेशन 2s1, इसका कन्फिग्रेशन 3s1, उसका कन्फिग्रेशन 4s1। पोटेशियम की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर 19 के लिए कन्फिग्रेशन डिफाइन करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1s2 नेक्स्ट वन इज 2s2, 2p6, उसके बाद आया 3s2, नेक्स्ट वन इज 3p6, उसके बाद आया 4s1। 3s2, 3p6 और उसके बाद 4s1। 3s और 3p आया तो हम जानते हैं कि थर्ड वाले शेल में 3d भी आता है, पर अभी तक 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0, क्योंकि d तो अभी तक भरना चालू ही नहीं हुआ। d तो भरना चालू होगा जब आप 4s भर चुके होंगे, उसके बाद आपको d भरना होगा। तो हम क्या कहेंगे कि थर्ड वाले के अंदर 3d तो आ गया पर उसके करस्पॉन्डिंग मास नहीं आया। 3d ने अपनी जगह तो काम में ले ली है पर उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो एंटर ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक तो वो खाली पड़ा हुआ है। मतलब तो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई हो गया पर मास तो आया ही नहीं। और अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ तो हम क्या कहेंगे कि d के आने की वजह से वॉल्यूम तो बढ़ गया पर मास नहीं बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए पोटेशियम का डेंसिटी कम हो जाता है, और पोटेशियम का डेंसिटी कम होने की वजह से हमने पोटेशियम को पीछे की तरफ फेंक रखा है। तो पोटेशियम पीछे और सोडियम आगे, इस तरह का चेंज आया जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन हुआ। नेक्स्ट वन अगले वाले में चेक करो, ये वाला जो चेंज आया है सोडियम और पोटेशियम का, वो चेंज वहां पर भी आएगा, मतलब मैग्नीशियम तो आगे की तरफ जाएगा और कैल्शियम पीछे आएगा। चेक करो, कैल्शियम पीछे और मैग्नीशियम आगे लगा दिया। सेम इसी तरह का एक्सप्लेनेशन जैसा हमने इसमें दिया था वो उसके अंदर भी दे दिया। बस एक चेंज जो उसके अंदर आया है वो ये है कि बेरिलियम जो था वो सबसे कम पे नहीं होकर बेरिलियम थोड़ा आगे की तरफ गया है। लॉजिक क्या दोगे, पूरे एस ब्लॉक में सबसे छोटा बेरिलियम ही है। जिगजैग पैटर्न में जब आप जमाते हैं तो आप यही कहते हैं कि बेरिलियम स्मॉलेस्ट है, और अगर साइज छोटा होगा मतलब वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी वही डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। आप चाहें तो ध्यान रख लें, अदरवाइज आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, तो वैल्यूज के हिसाब से आप याद नहीं कर पाएंगे, तो आप सीधे से ध्यान रखें। क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर जो है मास बढ़ता है और मास बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ रही होती है, तो नीचे वालों की डेंसिटी बढ़ती है। ये एग्जांपल जरूर आपसे पूछ लेता है। पोटेशियम और सोडियम में तो ध्यान रखना पोटेशियम की कम और सोडियम की ज्यादा है, और बाकी डाउन द ग्रुप डेंसिटी को बढ़ा देना है, नीचे वालों की डेंसिटी ज्यादा रखनी है। फर्स्ट डे सेकेंड डे में कंपेयर करें तो क्या कहेंगे, चेक कर लो एक बार। फर्स्ट डे और सेकेंड डे में कंपेयर करें डेंसिटी का रिलेशन, तो देखो क्या कहा जाएगा, इधर से उधर जा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज कम हो रही है, साइज कम हो रही है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सेकेंड ए वालों की। फिर से चेक करो, इधर से उधर जाओगे तो एटॉमिक वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा मतलब मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ेगा तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सेकेंड ए वालों की। ये उनकी डेंसिटी का रिलेशन काम में ले लिया। तो इस तरह के रिलेशन है जो हमारे काम में आते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, एक बार फिर से देख लें जो पॉइंट्स आए थे अभी तक। क्या क्या कहा सबसे पहले तो कहा साइज के लिए क्या कहेंगे, फर्स्ट डे और सेकेंड डे में किसका साइज ज्यादा होता है, फर्स्ट डे, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ने लग जाएगा। जिगजैग पैटर्न होता है ये साइज का सीक्वेंस, लिथियम बेरिलियम से बड़ा लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लार्जेस्ट होता है सीजियम और स्मॉलेस्ट होता है बेरिलियम। नेक्स्ट वन, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम के ऊपर डालने पर ये कलर्स जो है प्रोवाइड करते हैं उस फ्लेम को, और उस कलर से उनकी पहचान होती है, इसलिए टेस्ट को नाम दिया जाता है फ्लेम टेस्ट। और इसलिए देते हैं क्योंकि इनका आईपी कम है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम इज गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट, रुबिडियम रेडिश वॉयलेट और सीजियम ब्लू कलर। बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं दिखाते क्योंकि उनका साइज छोटा है और उनके लिए आईपी की वैल्यू ज्यादा है। कैल्शियम जो होता है वो ब्रिक रेड है, स्ट्रोंशियम है क्रिम्सन रेड, और बेरियम होता है एप्पल ग्रीन कलर का। नेक्स्ट वन, नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
मेटल की सरफेस के ऊपर जब एनर्जी गिराई जाएगी तो एनर्जी गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और इलेक्ट्रॉनों के निकलने वाला जो इफेक्ट होता है उसी को क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लार्ज साइज वाले आसानी से निकाल पाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा काम में आने वाला इफेक्ट हो गया एलिमेंट कौन सा है, सीजियम आता है। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स वो बनाते हैं जिनके पास डिब्बा खाली हो, पहली दिक्कत वैकेंट ऑर्बिटल रहना चाहिए। दूसरा, उनका फाई ज्यादा होना चाहिए। फाई के लिए कंडीशन क्या रहेगी, उनका चार्ज तो रहे ज्यादा और उनके लिए साइज की वैल्यू होनी चाहिए कम। नेक्स्ट वन, मेल्टिंग पॉइंट के लिए अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया, क्या कहेंगे, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ने के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी कम होंगे। ऊपर वालों के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और नीचे वालों के कम है। मैग्नीशियम में एक्सेप्शन है, ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट ए और सेकंड ए में कंपेयर करें तो सेकंड ए वालों का ज्यादा है। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में कंपेयर करें तो डी ब्लॉक वालों का ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन, बात हुई डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम और डोमिनेटिंग फैक्टर होता है मास, क्योंकि वो लगातार बढ़ता है और उसमें एक्सेप्शन नहीं आते। और अगर मास बढ़ेगा तो मास बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ रही होती है, यहाँ पर चेंज आता है पोटेशियम और सोडियम वाला, उधर भी इसी तरह का चेंज है जिसकी वजह से वैल्यूज में वेरिएशन आ रहा होगा। तो ये थे कंपेयर करने के तरीके। चलिए नेक्स्ट वन आगे बैठते हैं। आगे जो बात हुई है वो है रिएक्टिविटी के बारे में। अब रिएक्टिविटी किस तरह से कहेंगे, एस ब्लॉक वाले जो होते हैं वो पूरे के पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी क्यों ज्यादा है, क्योंकि एस ब्लॉक वाले शुरुआत में आते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, और अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन कम होगा। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन कम होगा तो उनको निकालना आसान होगा, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एस ब्लॉक वाली जो मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, और उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये कहा। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है उसका रिलेशन आईपी के साथ है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स। कैसे देखोगे इनवर्स का रिलेशन, देखो ऊपर से नीचे जा रहे थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे जा रहे हो, क्या कहेंगे, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है मतलब लिथियम का साइज तो है छोटा सा, उसके बाद साइज बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, क्या कहेंगे, न्यूक्लियस से जो है इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए बड़े वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, आईपी का वैल्यू कम होगा, और आईपी अगर कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखें नीचे की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। अगले में देखें बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ने लगती है। क्या कहेंगे, बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है इस ब्लॉक में। क्यों कह रहे हैं, देखना, अगर मैं कंपेयर करना चाहूं फर्स्ट ए और सेकंड ए में तो देखो मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट ए और सेकंड ए में से, फर्स्ट ए और सेकंड ए में से आप इधर से इधर जा रहे हो, कहेंगे जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आईपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फर्स्ट ए। मतलब फर्स्ट ए वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू सेकंड ए वालों के। चलिए, तो फर्स्ट ए वाले ज्यादा रिएक्टिव थे, सेकंड ए वालों की रिएक्टिविटी कम है। नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव ऊपर वाला हो गया, और ऊपर की तरफ कौन आया था, बेरिलियम। मतलब पूरे एस ब्लॉक में सबसे कम रिएक्टिव होता है बेरिलियम। और बेरिलियम के कम रिएक्टिव होने का एक्सप्लेनेशन देने का तरीका ऐसा होता है कि बेरिलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ एक रिलेशनशिप दिखाता है, जिसको हम नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या नाम दिया है, डायगोनल रिलेशनशिप। और उसी की वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है कि जैसे एल्यूमिनियम करता है, सेम प्रॉपर्टी बेरिलियम भी शो करता है कि बेरिलियम जो होता है वो अपने ऊपर एक लेयर बनाता है ऑक्साइड की, और इस ऑक्साइड की लेयर बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको नाम देते हैं पैसिवेशन। क्या नाम देते हैं, पैसिवेशन। पैसिवेशन का मतलब हो गया कि वो पैसिव है, अब वो उतना रिएक्टिव नहीं रहा, उसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो गई, तो ये उतना एक्टिव मेटल नहीं होता, ये पैसिव बन जाता है। और लॉजिक है क्योंकि अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म का फॉर्मेशन कर लिया है ऑक्साइड लेयर की फॉर्म में, और ऐसी लेयर बन जाने की वजह से इसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है जिसकी वजह से लेस रिएक्टिव बन जाता है। बाकी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ने लगेगी। फर्स्ट ए में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम रहा, और फर्स्ट ए में सबसे कम रिएक्टिव लिथियम है। क्या कहेंगे, इनकी जो है आईपी कम होती है, इसी वजह से दे आर मोस्ट रिएक्टिव। इसी वजह से ये नेचर के अंदर फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। फ्री स्टेट का एक और नाम होता है नेटिव स्टेट। तो ये जो है नेटिव
नेटिव फॉर्म में पाए जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अच्छा, अब नेटिव स्टेट या फिर दूसरा एक और नाम आता है कंबाइंड स्टेट। क्या कहते हैं? टेंडेंसी होती है जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाएंगे कंबाइंड फॉर्म में, जबकि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो पाए जाएंगे नेटिव फॉर्म में। लेस रिएक्टिव जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसके अंदर जो सबसे नीचे की तरफ आते हैं छापा, छ, ह, अ, प, अ, और उसमें भी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे आर नोबल मेटल्स। ये लेस रिएक्टिव हैं, इनके कंपाउंड स्टेबल नहीं होते और अगर बन भी जाते हैं तो आपने देखा था टूट जाएंगे। इसी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते, वो पाए जाते हैं नेटिव फॉर्म में, मतलब फ्री स्टेट में। और जो एस ब्लॉक वाले होते हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, वो पाए जाते हैं कंबाइंड फॉर्म में, मतलब कंपाउंड बना के मिलेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। इसी वजह से ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और इनके नेटिव फॉर्म में पाए जाने की टेंडेंसी नहीं होती है। हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से इनको कहाँ स्टोर किया जाता है? केरोसिन में। ये केरोसिन में स्टोर किए जाते हैं। केरोसिन में स्टोर करने का लॉजिक यही है, केरोसिन जो है एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर आयन बनाएंगे। आयन बनाएंगे मतलब ये पोलर टाइप के होंगे, आयंस डेवलप हो जाएंगे। अब अगर एक आयन है तो वो पोलर के साथ ज़्यादा बड़ी अट्रैक्शन दिखाएगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसीलिए आप अपोजिट नेचर वाले में रखो। आप इन्हें केरोसिन, बेंजीन, टोल्यूइन इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखो ताकि रिएक्टिविटी शो करने की टेंडेंसी कम रहे, क्योंकि अपोजिट नेचर वाले में स्टोर करना ही फायदेमंद होता है। फॉस्फोरस दुनिया में पाया जाता है P4 की फॉर्म में। फॉस्फोरस जुड़े हुए हैं, मतलब नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड हो गया। अब अगर वो नॉन पोलर टाइप का कंपाउंड है तो नॉन पोलर में तो घुलेगा, तो आप उसको पोलर में स्टोर कर दो। फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है पानी के अंदर। अपोजिट नेचर वाले में स्टोर करें ताकि रिएक्टिविटी दिखाने की टेंडेंसी कम हो जाए। तो इसीलिए जो एस ब्लॉक वाले होते हैं, जो आयंस का फॉर्मेशन करना प्रीफर करते हैं, उनको तो स्टोर किया जाता है केरोसिन में। और जो फॉस्फोरस होता है, जो नॉन पोलर टाइप का बिहेवियर दिखा जाता है, उसको स्टोर किया जाता है पानी के अंदर। देखो क्या है, कहा गया लिथियम को आप केरोसिन के अंदर क्यों स्टोर नहीं कर पाते। अभी अभी आपने कहा है कि इनको आप केरोसिन में स्टोर करते हो, पर लिथियम को क्यों नहीं कर रहे? तो क्या कहेंगे, लिथियम का साइज छोटा है, उसकी डेंसिटी काफ़ी कम है। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो जैसे उसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं वो उछक के बाहर आ जाता है सरफेस के ऊपर, और अगर वो सरफेस पर आ जाएगा तो फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको स्टोर करने का मतलब ही क्या निकला, अंदर तो इसीलिए स्टोर किया था ताकि रिएक्शन ना दिखा पाए। इसीलिए रिएक्शन के अंदर उसको मतलब अगर स्टोर करना है और रिएक्शन नहीं दिखानी तो आप उसको केरोसिन में नहीं, आप उसको स्टोर करें वैक्स में। वैक्स होता है पैराफिन वैक्स, जिसको हम मोम कहते हैं। तो वैक्स में अगर स्टोर करेंगे तो फिर उस तरह से सरफेस पे आके और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वो रिएक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा, इसलिए उसको वैक्स में स्टोर किया जाता है। क्या कहा, ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ लिथियम इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ केरोसिन, दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। इसको हम वैक्स में स्टोर करते हैं ताकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम रहे। तो क्या कहा था, डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, इधर की तरफ सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव था और इधर की तरफ बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। ऊपर वाले लेस रिएक्टिव हैं, बेरिलियम की रिएक्टिविटी कम है, इसी वजह से है क्योंकि वो अपने ऊपर एक लेयर बनाता है ऑक्साइड की और उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं पैसिवेशन। लिथियम जो होता है वो भी कम रिएक्टिव होता है और उसको हम वैक्स में स्टोर करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और वो केरोसिन के साथ जो होता है वो सरफेस पर आ जाता है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है, इसको अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट वन, एक और नाम जो दिया है अगला वो है रिएक्शन विद एयर। एयर के अंदर क्या कहोगे, एक तो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करें, पर एयर कह दिया। एयर में तो काफ़ी सारे कंपोनेंट आएंगे। अब काफ़ी सारे कंपोनेंट के हिसाब से एयर को क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप से। एक को नाम देते हैं मॉइस्ट एयर। ये क्या होती है भाई मॉइस्ट एयर? मॉइस्ट एयर के अंदर पाया जाता है O2, H2O और CO2। और दूसरी एक और एयर आएगी जिसको नाम देंगे ड्राई एयर। ड्राई एयर में पाया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो दो तरह की एयर है जिसकी हमें बात करनी होती है, एक है ड्राई एयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली, और एक होती है मॉइस्ट एयर जिसको हम नाम देते हैं O2, H2O और CO2। चेक करो क्या क्या कहेंगे। ड्राई एयर की बात करें पहले, तो ड्राई एयर में हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करोगे तो नाइट्राइड बनाओगे और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो ऑक्साइड बनाओगे। बनाते हैं, लिथियम था, ड्राई एयर के साथ कंबाइन किया, लिथियम ने अपना ऑक्साइड बनाया Li2O। कैसे बना होगा, लिथियम पे चार्ज आएगा +1 और ऑक्सीजन पे चार्ज आया -2। नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाया, लिथियम के ऊपर चार्ज आया +1 और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आया -3, ये बन गया। दिस वन इज Li2O और यहाँ बना Li3N, ये बना नाइट्राइड और ऑक्साइड।
फर्स्ट ए में एक काम की बात होती है कि फर्स्ट ए में सिर्फ जो है लिथियम का नाइट्राइड ही स्टेबल है, बाकी के नाइट्राइड स्टेबल नहीं होते। क्यों कहा जाता है ऐसा, चेक करें। आप जब रिएक्शन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड है और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड है, पर अगर ये मेटल जो है कंबाइन करने जा रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते टाइम एक काम की बात यह है कि नाइट्रोजन में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, और हम जानते हैं जितने ज़्यादा बॉन्ड बने होंगे उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। अगर तोड़ना मुश्किल होगा तो इसको तोड़ने के लिए एक एनर्जी लगेगी जिसका नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मॉलिक्यूल अगर स्टेबल होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बनने वाला कंपाउंड जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल बनकर आए कि वो इसकी भरपाई कर पाए, मतलब वो इतना ज़्यादा स्टेबल हो कि वहाँ रिलीज होने वाली एनर्जी से इसका कंपनसेशन हो पाए। अगर कंपनसेशन हो गया तब तो बनने वाला कंपाउंड स्टेबल है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होगा। अब क्या कहोगे, हम यहाँ से कहेंगे कि अगर लिथियम अपना नाइट्राइड बनाता है तो लिथियम का नाइट्राइड तो स्टेबल हो गया क्योंकि लिथियम का साइज छोटा था। नीचे जाओगे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कहेंगे साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने के साथ साथ क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर लैटिस एनर्जी कम होगी तो वो उसकी कंपनसेशन नहीं कर पाएगी। लिथियम का साइज छोटा है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो वो भरपाई कर देता है। अगर वो भरपाई कर देता है तो लिथियम का तो बनना पॉसिबल है पर बाकियों का बनना पॉसिबल नहीं था। तो फर्स्ट ए में सिर्फ लिथियम का नाइट्राइड स्टेबल है, बाकी नहीं बनाते। बाकी ड्राई एयर के साथ अपना ऑक्साइड बना देंगे पर नाइट्राइड नहीं बना पाएंगे। बात करें सेकेंड ए में, जैसे मैग्नीशियम था, ड्राई एयर के साथ कंबाइन किया, इसने कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम ने अपना ऑक्साइड बनाया, फॉर्मूला MgO था, मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना Mg3N2, +2 -2 कैंसिल हो गया, +2 और -3 ये बन गया Mg3N2। सेकेंड ए वाले क्यों बना पा रहे हैं, फर्स्ट ए वाले क्यों नहीं बना रहे। फर्स्ट ए में कंपेयर करें तो लिथियम पे चार्ज था +1 और नाइट्रोजन पे था -3, 3 × 1 कितना निकल कर आया, 3। चार्ज मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज था +2 और नाइट्रोजन के ऊपर था -3, 3 × 2 कितना हो गया, 6। उनके रेस्पेक्ट में इसकी लेटिस एनर्जी डबल है, वहां 3 आया तो यहाँ 6 आया, इसीलिए इनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये तो भरपाई कर जाते हैं पर उनके अंदर भरपाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए क्या कहते हैं कि जब आप रिएक्शन कराते हो इनकी ड्राई एयर के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली, तो मेटल अपने ऑक्साइड और मेटल अपने नाइट्राइड बनाते हैं, पर फर्स्ट ए में सिर्फ जो है लिथियम का ही नाइट्राइड स्टेबल है, बाकियों के नाइट्राइड स्टेबल नहीं होते। तो बाकी सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे, बाकी हाँ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वो ऑक्साइड तक ही जाएंगे, बाकी लिथियम नाइट्राइड ही बनाएगा, ऑक्साइड ही बनाएगा, और सेकेंड ए वाले भी दोनों का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। कौन सी वाली एयर का नाम दिया था, ड्राई एयर। पहले वाले पे चलो। अब इसके पहले जो हमने बात की थी वो थी मॉइस्ट एयर की। मॉइस्ट एयर में 3 चीजें आती है, एक ऑक्सीजन, एक वाटर और एक CO2। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनता है ऑक्साइड, पानी के साथ कंबाइन करके बनता है हाइड्रोक्साइड, CO2 के साथ कंबाइन करके बनता है कार्बोनेट। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ बनाएगा मेटल ऑक्साइड, पानी के साथ बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और CO2 के साथ बनाएगा कार्बोनेट। ये 3 चीजें बनने वाली है। चेक करो, सोडियम था, ऑक्सीजन के साथ बनाया सोडियम का ऑक्साइड Na2O, पानी में मिलाया तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना NaOH, और CO2 पास की तो सोडियम ने कार्बोनेट बना लिया Na2CO3, ये बनकर आ गए। कैल्शियम था, ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम का ऑक्साइड बना CaO, नाम होता है क्विकलाइन। पानी मिलाया तो बना CaOH होल ट्वाइस, नाम दिया स्लैगलाइन, और CO2 पास की तो CaCO3, नाम दिया लाइमस्टोन। तो इस तरह से कंपाउंड बन के आते हैं, और ये 2 तरह की एयर कहलाती है। एक का नाम दिया है ड्राई एयर और एक का नाम दिया है मॉइस्ट एयर। O2, H2O और CO2 वाली अगर एयर है तब तो क्या नाम देते हैं, मॉइस्ट एयर, और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली है तो नाम देते हैं ड्राई एयर। क्या क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड, और CO2 के साथ कार्बोनेट बनकर आएगा। अगर यही चीज एक्सेस में डाल दी जाती है तो एक्सेस में डालने पर बनते बाई कार्बोनेट्स, सुना है आपने। अगर CO2 पास करते हैं तो कार्बोनेट बनता है, और अगर एक्सेस में पास कर दो तो फिर बाई कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला बनकर आएगा, यहाँ पर कंपाउंड बनकर आएगा, दिस वन इज NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये एक्सेस में डाल देंगे तो फिर ये बनकर आएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इस तरह से कंपाउंड बना रहे होते हैं। तो ये था तरीका जब हम बात कर रहे थे मॉइस्ट एयर की। ड्राई एयर में नाइट्रोजन के साथ बनता है नाइट्राइड और ऑक्सीजन के साथ बनता है ऑक्साइड। फर्स्ट ए में सिर्फ एक ही नाइट्राइड स्टेबल है लिथियम का, बाकी के स्टेबल नहीं होते। सेकेंड ए वाले दोनों बनाएंगे, नाइट्राइड ही बनाएंगे और ऑक्साइड ही बनाएंगे। तो ये तरीके थे कंपैरिजन के लिए फर्स्ट ए और सेकेंड ए में। पहला तो था रिएक्टिविटी के बारे में, क्या कहा, नीचे की तरफ जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी,
क्योंकि साइज बढ़ेगा, आईपी कम और रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। नीचे वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ऊपर वाले कम रिएक्टिव होते हैं। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते। इन्हें स्टोर किया जाता है केरोसिन में। लिथियम को केरोसिन में नहीं रख सकते क्योंकि सरफेस पर आ जाएगा, वैक्स में रख दिया जाता है। बेरिलियम की रिएक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि बेरिलियम अपने ऊपर एक लेयर बनाता है ऑक्साइड की, प्रॉपर्टी का नाम होता है पैसिवेशन। और एयर के लिए दो टाइप, एक का नाम ड्राई एयर और एक का नाम मॉइस्ट एयर होता है। तो ये था कंपैरिजन करने का तरीका दोनों के लिए।